हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, जो कि हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 2 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आपने अगर लेक्चर नंबर 1 देखा हो तो हमने उसमें बहुत सारी चीजें कर ली थी। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो जितने भी बेसिक बेसिक चीजें थी, जितने बेसिक मॉडल्स थे, वो हमने देख लिए थे। ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके आप चैनल पे लेक्चर नंबर 1 देख लो, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, है ना। अब हम उससे थोड़ा सा आगे का पार्ट देखेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सारे के सारे थियोरेटिकल पार्ट को किया था, हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल मैक्सिमम मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसके साथ ही मैं आपको वेवलेंथ, वेव नंबर, टाइम पीरियड और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास करवाने के लिए। और न्यूमेरिकल्स तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे ही, तो इसीलिए कॉपी पेन लेकर बैठना, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको लिखते पड़ेंगे। न्यूमेरिकल आपको लिखने ही पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मन मन में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। कौन कर सकता है मन मन में न्यूमेरिकल सॉल्व। अरे इतने इंटेलिजेंट नहीं है हम अभी। हो सकता है आप हो, तब भी आप लेके बैठो ना। पार्टिसिपेशन दिखाओ अपना कि आप रेडी हो इस चीज के लिए। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं अपना सेशन, उसके बाद हम शुरू करेंगे, क्योंकि ज्यादा आज टाइम वेस्ट करने के लिए है नहीं। बहुत सारी चीजें है करवाने के लिए। और यही सारी चीजें जो है बनाने में, आपको बताऊं, ये पीपीटी वगैरह बनाने में और ये सारी चीजें एक तरीके से मेरे को एडजस्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो देखो, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेहनत करें। आप अपना कॉपी और पेन लेके बैठें, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। कोई और आपके लिए मेहनत नहीं करेगा कभी जिंदगी में। ये बात याद रखो। अगर आप किसी को खुश करने के लिए मेहनत कर रहे हो तो आप गलत ट्रैक पे हो। आपको किसी को खुश नहीं करना है, आपको खुद के लिए मेहनत करनी है, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। और अब तो आप ये चीज छोड़ ही दो, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो, कि फिजिकल अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है, ऑर्गेनिक अलग है। अरे भूल जाओ ये सारी चीजें, तीनों सेम ही है। फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं कह रहा हूं तीनों सेम है। आपको भूल जाना है ये चीज अब। और ये चीज लाने का मतलब भी नहीं समझ आता मेरे को। बहुत लोग कहते हैं कि यार फिजिकल इजी है, इनऑर्गेनिक इजी है, ऑर्गेनिक नहीं समझ आती, या फिजिकल में फॉर्मूलाज नहीं याद होते। क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, बताओ। इसका मतलब यही है ना कि आप नहीं करना चाह रहे हो। अगर आप करना चाहो तो फिर क्या मुश्किल है, बताओ। कुछ भी नहीं। तो देखो, ये लेक्चर नहीं दे रहा हूं मैं, आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पढ़ाई करनी है। आपको अपने लिए खुद पढ़ना है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि हाँ ठीक है, मैं करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ठीक है, सर ने बोल दिया है तो कर लेंगे, क्लास में भी सर ने बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, खुद से नहीं करेंगे। अरे आपको खुद से पढ़ना है। आपको डॉक्टर बनना है ना, दूसरे को थोड़ी बनना है। दूसरे को छोड़ दो, उसको मत देखो कि वो नहीं पढ़ रहा। संगत ऐसी बनाओ कि जो पढ़ने वाले हो। संगत ऐसी बनाओ जो आपको मोटिवेट करे, जो आप, जिसको देख के आप कहो कि हाँ इसके जैसा बनना है। वैसा नहीं जिसके जैसा नहीं बनना है, आप उसी को देखते हो हमेशा। रहता है ना कि मतलब सड़क पे आप चलते हो तो कीचड़, अगर गाड़ी जा रही हो आपके सामने से तो कीचड़ आपके ऊपर भी आती है, ठीक है। समझ रहे हो। तो आप जैसी संगत में रहोगे वैसा ही आउटकम आपको मिलने वाला है। आप गलत संगत में रहोगे तो गलत मिलेगी, अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छी मिलेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक। एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज का हमारा टॉपिक है ईएम वेव्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ईएम वेव्स। अब वेव्स आपको पता है, वेव्स क्या होती है। इट इज अ डिस्टरबेंस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसमें क्या चेंज नहीं होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ मैटर, विदाउट चेंजिंग द नेट मूवमेंट ऑफ मैटर। ठीक है। अब देखो, आप सिंपल सी बात है, आप क्लास 11th में हो, आपसे ये तो पूछा नहीं जाएगा कि व्हाट इज वेव्स। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं पूछा जाएगा वैसे तो व्हाट इज ईएम वेव्स। ये भी मैं आपको बता दूं, इसका यूज हम क्या करते हैं वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। आपको वेव्स को समझना है, और इसके न्यूमेरिकल्स जो आते हैं ना, जो हम अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको वेवलेंथ निकालना आना चाहिए, आपको टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए, आपको एम्पलीट्यूड निकालना आना चाहिए। उस पर ज्यादातर आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये इसको इरेज करते हैं अभी फिलहाल। हम्म। अब यहां देखो,
ये आपकी वेव्स इस तरीके से चलती है कुछ, ठीक है ना। वेव्स का आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है। देखो आपने फिजिक्स पढ़ी है ना, ये वाला चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। खासकर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है तो आपको ये और भी ज्यादा इजी लगेगा। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा फिर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसकी डेफिनेशन पे पहले बात कर लेता हूँ कि डेफिनेशन क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी consisting of oscillating electric and magnetic field that can travel through a medium vacuum at the speed of light। पढ़ लिया। अब मैं इसको समझा देता हूं। देखो, जो आपका ईएम वेव्स होता है ना, उसकी दो तीन चीजें आपको ज्यादा ज्यादा याद रखनी है। पहली चीज क्या है कि ये कौन सी स्पीड से ट्रेवल करता है स्पेस में, सेम स्पीड ऑफ लाइट, यानी कितनी, c इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक तो ये चीज याद रखनी है, ये आपको भूलना नहीं है। दूसरी जो इसकी चीज याद रखनी है आपको, क्योंकि ये तो सबको पता है वेव्स ही है, ईएम वेव्स एक तरह की ट्रांसवर्स वेव होती है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज ये याद रखनी है। और बताता हूं, ईएम वेव्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये भी होती है ऑस्किलेशन। अब यहां पर आप देखो, EM waves are a form of energy consisting of oscillating electric and magnetic field that can travel through a vacuum at the speed of light। तो ऑस्किलेशन आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। ये हो गया आपका EF, ये हो गया MF। यहां आपको परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो थी आपकी वेव, और यहां अगर आप देखोगे EF एंड MF के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब मेन चीज ये आती है, यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं कभी भी, ज्यादातर क्वेश्चंस कहां से आते हैं मैं आपको पहले वो समझाता हूं। अब देखो मेन चीज पे आ जाते हैं, और इसको बहुत ध्यान से देखना है। अभी तक जो था वो तो सिर्फ हमारा टीजर था, ट्रेलर भी नहीं कहूंगा। अब ट्रेलर यहां से स्टार्ट होगा और मूवी यहां से स्टार्ट होगी, जो अभी लंबी चलेगी। मेन चीज क्या है हमारी, जिसपे से क्वेश्चंस आएंगे। सपोज करो ये वेव्स है, ठीक। अब इसको बोलते हैं क्रस्ट और थ्रू, और इन दोनों क्रस्ट और थ्रू के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं लैम्डा, यानी कि क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। अब थोड़ा सा पेन चेंज करके मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूं। हाँ, ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो मेरी मैक्सिमम हाइट है, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो क्रस्ट और थ्रू के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैम्डा यानी वेवलेंथ, और यहाँ इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ये दो तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, बहुत 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 अच्छे से समझनी है, क्योंकि आगे मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कराऊंगा। पहले तो मैं आपको प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा अभी एम वेव्स की, उसके लिए आप टेंशन मत लो। उसके बाद जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट स्टार्ट होगा ना, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेवलेंथ निकालने के, टाइम पीरियड निकालने के, बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे, वेलोसिटी निकालने के। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। थ्योरी में से एक बार को क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन मान के चलो आपके नीट के लिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स में से इसके क्वेश्चन आएंगे ना, और ये जो वेवलेंथ और क्या कहते हैं एनर्जी निकालने के क्वेश्चंस होते हैं, अभी एनर्जी भी हम आगे पढ़ेंगे, इस पे से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी एक बार को आप छोड़ दो, लेकिन आपको न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वही पढ़ने वाला काम है, पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये मैंने आपको अभी बता दिया था, ये मैंने अभी आपको बता दिया। यहां पर देखो EF एंड MF के परपेंडिकुलर है ना, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और एक चीज और है, EM का मैं बताने भूल गया कि इसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपोगेशन के लिए। यहां पर लिखा हुआ है ना, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में देखो इसकी स्पीड क्या है, 3 × 10⁸। अगर आप देखोगे ये एक ही कांस्टेंट स्पीड से प्रोपोगेट करेगा, और वो होगी आपकी स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸। ये भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ये दो बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, एक तो ऑस्किलेशन वाला, दूसरा प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, तीसरा ये कांस्टेंट स्पीड से स्पेस में ट्रेवल करता है, कांस्टेंट स्पीड से, जिसको क्या बोलते हैं,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको मार्क कर लो। मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इस वाले टॉपिक में से आते हैं, सबसे ज्यादा। वेवलेंथ का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा, कभी टाइम पीरियड का। ज्यादातर वेवलेंथ, टाइम पीरियड और वेलोसिटी, इन तीनों में से ज्यादा आते हैं आपके क्वेश्चन। एक बार को वेव नंबर में से भी आ सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ज्यादातर आपके क्वेश्चन वेवलेंथ, टाइम पीरियड में से और वेलोसिटी में से आते हैं, खासकर एनर्जी के भी आते हैं। अभी हम बोर्स, एटॉमिक रेडियस वगैरह सारी चीजें पढ़ेंगे ना जब, तो अभी आपको और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम ज्यादातर जो हमारा फोकस रहेगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे रहेगा। तो आइए इसको समझते हैं ना। सबसे पहले चीज थी वेवलेंथ, जिसको मैंने अभी समझाया था। वो तो क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और थ्रू। ठीक है, इस टाइप से मैंने आपको बता दिया था, फिर से बताता हूं। ठीक, अगर मैं इसके और इसके बीच में डिस्टेंस लूंगा, इसको हम बोलेंगे लैम्डा। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, याद रखो। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। पहले हम वेवलेंथ की ही बात करते हैं। तो वेवलेंथ आपको समझ आ गया। अब आपका कोई ग्राफ नहीं है तो इसका फॉर्मूला तो होगा, बिल्कुल फॉर्मूले हैं। तो इन सब के फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। सबके फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। याद कैसे करने हैं? बहुत इजी है, आपको याद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। एक आपकी आती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या आती है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, साथ के साथ ही करवाता चल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। ठीक है, हम प्रॉपर क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। पहले मैं एक एक करके आपको चीजों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मतलब उनसे थोड़ा सा मिलवा देता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूला, डेरिवेशन सब करवाऊंगा। ठीक, सबसे पहले वेवलेंथ, जो अभी मैंने आपको समझाया है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव क्रस्ट एंड थ्रू। और यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। वेवलेंथ समझ भी आ रहा है। लेंथ मतलब क्या है? लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में। तो इसकी भी यूनिट क्या है? मीटर ही है। दूसरा आपका आता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो, कोई भी अगर आप वेव लोगे तो नंबर ऑफ वेव्स जो पास हो रही है पर सेकंड, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है। एक सेकंड में सपोज करो 100 वेव्स पास हुई, एक सेकंड में सपोज करो 10 वेव पास हुई, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और इसको हम हर्ट्स में लेते हैं ज्यादातर। किस में लेते हैं? हर्ट्स में या सेकंड इनवर्स में। रिलेटिवली इजी है इसको निकालना, फ्रीक्वेंसी को। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं और ऐसे लिखते हैं 1/t। अब आप कहोगे टी क्या है? तो ये टी हमारा टाइम पीरियड होता है। क्या होता है? टाइम पीरियड। ठीक है, अरे बोलो जल्दी, हाँ या ना। ठीक है ना। अगला देखो, वेलोसिटी। पहले आप इसको एक एक को पढ़ लो, फिर मैं आपको फॉर्मूला रिवीजन वगैरह, क्योंकि एकदम से मैं आपका लिख देता लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, तो आप कहते v क्या है? वेलोसिटी। तो वो भी तो समझाना पड़ेगा ना। मैं आपको सारी चीज एक एक करके ही बताऊंगा। अब आप फिर पूछते h क्या है, तो प्लांक कांस्टेंट, वो भी बताना पड़ेगा ना। सारी चीजें आराम आराम से करनी है। अब वेलोसिटी देखो, c और v। अब आप c और v क्यों कह रहे हो? देखो, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट भी हो सकती है और वेलोसिटी v अलग भी हो सकता है। तो हम इसको दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ लोग इसको v से करते हैं, कुछ लोग इसको c से करते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर मैं आपको बताऊं ना, अगर c लिखा है तो वो स्पीड ऑफ लाइट के लिए लिखा होता है। तो आप बेटर रहेगा कि v से इसको डिनोट करो। किससे? v से डिनोट करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने c से डिनोट कर दिया तो ऐसा लगता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो आप v से डिनोट करो, वो ज्यादा बेटर है। अगर हाँ स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हो तो आप c लिख दो। स्पीड ऑफ लाइट के टाइम में आप c लिख सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। सिंपल, मतलब एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस की? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन अ सेकेंड या फिर पर सेकेंड, यही हमारी क्या हो जाती है? वेलोसिटी हो जाती है। फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है, म्यू इंटू लैम्डा। यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? वेवलेंथ से, तो हमारा क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? म्यू इंटू लैम्डा करना होगा बस। वैसे फ्रीक्वेंसी को कहीं कहीं आपने देखा होगा ना, स्मॉल एफ भी लिखते हैं कहीं कहीं, तो ऐसे भी लिखते हैं v इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऐसे लिख दिया स्मॉल एफ इंटू लेमडा
तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है। और अगर आप ऐसे लिखते हो म्यू इंटू लैम्डा, वो भी ठीक है। तो आपका दोनों ही केसेस में वो गलत नहीं होने वाला है। बेसिक बेसिक चीजें क्लियर करते चलोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो आपका बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। एक क्वेश्चन ले ले। चलो, अब ये बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप करोगे या मैं करवाऊं? अब उससे पहले मुझे एक चीज और बतानी है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं इसी क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन भी बता दूंगा। पहले मैं डेरिवेशन बताता हूं आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ की। एक फॉर्मूला होता है जिससे क्वेश्चन होगा, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। इस फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। ये वी है, वी वेलोसिटी वाला, याद रखना है, ऐसा नहीं कि म्यू समझ लो। ये होता है फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ का। ये आता कैसे है देखो, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा फॉर्मूला होता है। अभी ये एच, अभी प्लांक्स कांस्टेंट आप पढ़ोगे, अभी थोड़ी देर में मैं आपको करवाने वाला हूँ, इसकी वैल्यू मैं आपको लिखवा दूंगा। E इक्वल्स टू होता है आपका एच सी अपॉन लेमडा। और इसको अगर मैं एम सी स्क्वायर लिख दूं, ई को, आइंस्टाइन इक्वेशन, इसको अगर मैं एम सी स्क्वायर लिख दूं तो यहाँ सी से सी कैंसल आउट, और ये इधर चला जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच अपॉन एम सी या एच अपॉन एम वी, एक ही बात है। तो यहां से ये फॉर्मूला आपका आया था। ठीक है, बहरहाल हमारे को इसका यूज ज्यादा नहीं है, हमें तो ये सिर्फ समझने के लिए था। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देखो, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच अगर आपको पता होगा, अगर आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, और यहाँ भी पढ़ाऊंगा मैं अभी, प्लांक्स कांस्टेंट, ये होता है 6.6 इंटू 34 10 की पावर माइनस 34 प्लांक्स कांस्टेंट। और वी की वैल्यू कितनी गिवन है, वी की वैल्यू है 2.05 इंटू 10 की पावर 7। सॉल्व करो, लैम्डा कितना आ जाएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 2.05 इंटू 10 की पावर 7 इंटू, अब देखो यहाँ आप बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, एम क्या लेंगे। अरे सिंपल सी बात है, कैलकुलेट वेवलेंथ किसकी करनी है, इलेक्ट्रॉन की करनी है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे। और आपको मैंने बता रखा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो या इसका लेक्चर नंबर 1 हो, दोनों में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या लेते थे हम, केजी में बताओ, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी लेते थे कि नहीं लेते थे बताओ, ये एक बार चेक करके बताओ, है ना। तो यहाँ पर वही रख दो बस, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। अब इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितना आया। अरे, अब जेई मेन में कैलकुलेटर नहीं है, आपको लग रहा है वर्चुअल कैलकुलेटर आएगा, नहीं, अभी आपको कैलकुलेशन अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग करनी होगी। और वैसे भी नीट में तो वैसे भी नहीं है, नीट वालों के लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट वैसे भी होती है। इसको अगर आप सॉल्व करो, वैसे कर सकते हो, पहले तो पावरों को सॉल्व करो। ये कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 3, ये ऊपर गया 10 की पावर माइनस 10 हो गया अभी तक जो मुझे लग रहा है। तो बचा क्या, 6.6 इंटू, ये इसकी अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 9.1 की, 2.05 में अगर मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 2 मान लूं मैं इसको, 2 इंटू 9.1 करता है कितना आता है, 18.2 आता, उससे कुछ एक्स्ट्रा ही होगा बस। और इससे मुझे इसे काटना है, इससे मुझे इसे काटना है, तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 1/3 होगा, लगभग, थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि 6.6 है ना ऊपर, अगर 6 होता तो 1/3 हो जाता, अगर 6 होता तो 1/3 हो जाता, 0.33 आता, तो उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, ये लगभग 0.36 या 0.35 आएगा, इंटू 10 की पावर माइनस 10। अब इसको मैं एक्सट्रम भी बोल सकता हूँ, आपको पता है ना, एक एक्सट्रम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं, कितने, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और नैनोमीटर में भी तो ले सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जीरो ऐसे बाहर निकाल दूं, इंटू बाय टेन, 10 की पावर कितनी आ जाएगी मेरे पास, हम्म, या ऐसे ही रहने दो, हम चेंज ही क्यों कर रहे हैं, ऐसे ठीक है। 0.35 इंटू 10 की पावर माइनस 10, क्या दिक्कत है इसमें, मैं क्यों उसको नैनोमीटर या पिकोमीटर में चेंज करूं, ऐसे ठीक है, काम चल रहा है। एक बार आप कैलकुलेशन वाला पार्ट ना थोड़ा सा चेक कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है आपके ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ,
क्योंकि आपको भी तो कुछ करना चाहिए ना फिर। तो आप एक बार थोड़ा सा चेक करो इसको, जितने मैं पानी पीता हूँ। आई थिंक वैसे तो ठीक ही होगा। ठीक है ना? हाँ, मीटर में है, सही है। वो तो आपको पता है, लैम्डा निकाल रहे हो ना, मीटर में ही आएगा। मेन इस चैप्टर में कैलकुलेशन वाले पार्ट को आप अगर हैंडल कर लोगे इजीली, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइम पीरियड, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैंने आपको बता दिया था, मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ क्रस्ट और द डेप्थ ऑफ द ड्रॉप फ्रॉम द मीन पोजीशन। और वेव नंबर और टाइम पीरियड क्या है, ये हम समझते हैं। टाइम पीरियड को आप फ्रीक्वेंसी से भी समझ सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम वैसे अगर हम बोलें डेफिनेशन के टाइप से, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन, मतलब वही हुआ ना कि कितना टाइम लिया एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में। और फ्रीक्वेंसी क्या होती थी कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी वेव पास हुई। तो थोड़ा सा आपको मिल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आ रही है ना फीलिंग, सेम सेम जैसी। इसकी यूनिट आप सेकंड लेते हो, इसकी यूनिट क्या लेते हैं, सेकंड। वेव नंबर देखो यहाँ पर, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब आपको थोड़ा सा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताते हैं, फिर थोड़ा सा और समझ के हमें और न्यूमेरिकल्स करने हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि सॉलिड को कभी भी जब हम हीट करते हैं, जैसे ये सॉलिड है, इसको अगर मैं हीट करूंगा, इसको अगर मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, ये रेडिएशन फेंकेगा, ये कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, है ना, करता है ना, करता ही है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर ये रेडिएशन एमिट करेगा, और अगर ये सपोज करो रेडिएशन ऐसे एमिट कर रहा है कि हर टाइप की वेवलेंथ को ये एमिट और एब्जॉर्ब कर सके, हर टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब या एमिट कर सके, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी बोलूंगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो उससे जो रेडिएशन निकलेंगे उसको बोलेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसे ये है, इसको अगर मैं सॉलिड को हीट करूंगा तो ये क्या होगा, रेडिएशन ट्रांसमिट करेगा। और ऐसी बॉडी जो हर टाइप की वेवलेंथ पे एमिट कर सके या एब्जॉर्ब कर सके, उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। जो हर टाइप की वेवलेंथ को एमिट कर सके और एब्जॉर्ब कर सके, वो ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशन आएगा उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है। इसमें देखो दो तीन चीज है। एक पहली चीज है आइडियलाइज सिस्टम, और दूसरा इट एब्जॉर्ब एंड एमिट्स ऑल फ्रीक्वेंसीज। अभी जो मैंने बताया, हर टाइप की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सके और एमिट कर सके। तीसरी, एब्जॉर्ब रिगार्डलेस ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये सारी चीजें जो है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के लिए। अब प्लांक्स ने क्या कहा था, प्लांक्स ने बहुत कुछ कहा। इसके नाम से एक चीज और है, प्लांक्स कांस्टेंट। आपने प्लांक्स कांस्टेंट तो पढ़ा है ना, एच क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻34। वो तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसका यूज हम न्यूमेरिकल्स करने में करते हैं। अभी भी किया था थोड़ी देर पहले, देखा था ना, साथ में कर रहे थे जब हम। जल्दी बताओ। हम्म। आप लोग बोलते नहीं हो, मतलब बहुत कम ही आपके पास से मतलब वो आता है, क्या कहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये बात है। नहीं, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए ना दोनों तरफ से। मेरे को एक तरफ से दिखता है, दूसरी तरफ से आता ही नहीं है। मतलब मैं बोलता रहता हूँ, आप क्लास में चुप बैठे रहते हो। चलो कोई बात नहीं, इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम उतना है नहीं अपने पास वेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो देखो, आपने ये देखा, आप फोटोन के बारे में पढ़ चुके हो। फोटोन क्या होते हैं, फिजिक्स में आपने फोटोन्स पढ़े होंगे। फोटोन्स क्या होता है, फोटोन्स बताओ। नहीं पता। फोटोन्स क्या एमिट करते हैं, एनर्जी। भूल गए सब। देखो, ये पॉज लेने का मतलब ही यही था कि आपको थोड़ा सा आसान आसान चीजों से मेरे को दूर लेकर जाना है।
अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है। अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको रियलिटी चेक मिलेगा। और अभी जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना फोटोन फिजिक्स का, ये बहुत ही इजी सी चीज है। अरे देखो, बंडल ऑफ एनर्जी होता है यार, सिंपल सी बात है। छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसको हम बंडल ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। और वही हमारे क्या होते हैं, फोटोन। क्या होते हैं, फोटोन। हाँ, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है एनर्जी की, ये बात सही है आपकी। हाँ, अब आपको याद आ गया है तो एक बार ये पढ़वा देता हूँ मैं आपको। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना। द स्मॉलेस्ट पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। दिस इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ EM रेडिएशन। अब देखो, इसने ये तो बता दिया कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है जो हम एमिट भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ EM रेडिएशन। इन द फॉर्म ऑफ EM रेडिएशन। अब फॉर्मूलाज भी तो आए। फॉर्मूलाज क्या है एनर्जी का, अगर ऐसा बताया है तो फॉर्मूला क्या है। तो हर चीज का, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स यही चीज है ना कि पहले आप थ्योरी पढ़ो, उसको फिर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखो। तो देखो, इसको भी हम लिख सकते हैं कैसे, इक्वल्स टू एच इंटू म्यू। यहाँ पर जो मेरा एच होगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट। क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक। और जो म्यू है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, मेरी फ्रीक्वेंसी। और यू नो दैट कि मेरा जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, v इक्वल्स टू क्या होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, म्यू इंटू लेमडा होता है, म्यू इंटू लेमडा होता है। अगर मैं c से रिप्रेजेंट करूं, स्पीड ऑफ लाइट ले लूं, तो क्या होगा, म्यू इंटू लेमडा। तो यहां से मेरा जो म्यू होगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। यही हो जाएगा ना इस फॉर्मूले से। म्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, c अपॉन लेमडा करके। तो इसमें अगर मैं पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, HC अपॉन लेमडा। वो जो फॉर्मूला निकला ना वो उसी से निकला है, HC अपॉन लेमडा से। जो हमने क्वेश्चंस किया है ना, ये वाला क्वेश्चन, इक्वल्स टू H अपॉन एम वी वाला, ये यहीं से आया है। ये जो इक्वल्स टू HC अपॉन लेमडा है, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़ते हो, वो यहीं से आया। एक क्वेश्चन देख लें अब इसी के साथ। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पेंडिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 न्यूटन मीटर NM, नैनोमीटर। ठीक है, 45 नैनोमीटर दिया है। तो पहली बात तो इसको मुझे मीटर में चेंज कर लेना है। क्या कर लेना है, मीटर में चेंज कर लेना है वेवलेंथ को। तो इसको मैं लिखूंगा 45 नैनोमीटर को। बताओ एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁹ मीटर। वेरी गुड, करेक्ट है। ठीक है ना, 45 नैनोमीटर मतलब यही हुआ ना, 45 इंटू 10⁻⁹। अगर मैं एक्सट्रम बोलता तो एक्सट्रम के लिए हम मैं 10⁻⁻ लिखता। माइक्रो होता तो 10⁻⁻6 लिखता। ये कन्वर्जन आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको मिलीमीटर में क्या करना है, माइक्रोमीटर में क्या करना है, नैनोमीटर में क्या करना है और एक्सट्रम में क्या करना है, ये चीज आपको लर्न करनी है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लैम्डा तो मुझे पता था, चलो लैम्डा मैंने बता दिया। अब कैलकुलेट करनी है एनर्जी जूल में। जूल में मतलब वही ई करना है। अभी ईवी की तो बात हमने की भी नहीं है, इलेक्ट्रोवोल्ट वाली। ई मुझे कैलकुलेट करना है। क्या करना होगा, फॉर्मूला क्या था, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, HC अपॉन लेमडा। अब मैं एच म्यू क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो क्या लेता, इक्वल्स टू एच म्यू लेता। और अगर मेरे को लेमडा गिवन है तो क्या लूंगा, HC अपॉन लेमडा लूंगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं जो मैंने आपको बताया अभी पीछे, इक्वल्स टू एच म्यू और इक्वल्स टू HC अपॉन लेमडा। ये दो फॉर्मूले आपको याद करके चलने हैं। इन्हीं दो फॉर्मूलाज पे आपके ज्यादातर या मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अब सॉल्व करो। एच की वैल्यू हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा कितना होता है 45 इंटू 10⁻⁹। बोलो, यहां से क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करते हैं।
ये 15 टाइम्स कटा, 10⁻⁻9 इससे गया, कितना बचा? 10⁻⁻25 हो जाएगा आई थिंक। चेक करो, 10⁻⁻25 और ये 10⁻⁻17 हो जाएगा। फिर -25 + 8, ये आ गया 6.6/15 इंटू 10 कितना रह गया? -17। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है इस पार्ट को। तो एक काम करो, एक 10 यहाँ ले लो, एक 10 यहाँ ले लो, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 और यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे, 10⁻⁻18 में आ जाएगा पहली बात। तो 66/15 कितना हो जाएगा? 4.4 4.4 ही आएगा ना। हम्म, हाँ 4.4 ही आएगा। 4.4 इंटू 10⁻⁻18 जूल एनर्जी के लिए। ठीक, तो ये मेरा आ जाएगा एनर्जी। इसको एक बार चेक करो। है ना? अभी देखो, इसी को अगर मुझे ईवी में चेंज करना होता तो वो भी मैं कर सकता, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देता, ईवी में आ जाता। कि लेकिन अभी तक मैंने ईवी के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो अभी तक मैं अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ। अभी हम उसको नहीं छेड़ने वाले। अभी हमसे जूल में पूछा था ना, तो हमने जूल में आंसर निकाल दिया। ये चीज आपको याद रखनी है। आपका तो खैर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं ना नीट में, तो आपको करना क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपको 4 ऑप्शन दिए, सपोज करो, अब उन 4 ऑप्शन में से अगर ईवी में दिए हुए सारे के सारे ऑप्शन, तो आपको ईवी में कैलकुलेट करना है। और अगर आपको चारों ऑप्शन जूल में दिए हुए, किलो जूल में दिए हुए, तो आपको उसी उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना है। जैसे सपोज करो इसको किलो जूल में करेंगे कन्वर्ट, तो क्या करेंगे? 1 किलो जूल मतलब 10⁻³ जूल। तो 1 जूल मतलब 10⁻³ किलो जूल हो जाएगा। तो यहाँ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते, ये 10⁻21 हो जाता बस। यही होता ना, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं। तो ये वाला जो कन्वर्जन है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे हो भी जाएगा। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन मुझे आपको देना चाहिए एक दो पार्ट बता के। जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट वेव whose पीरियड इज 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। अब देखो, टाइम पीरियड गिवन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका पेपर में आने लायक है, जिसमें 3 चीज पूछी जाए। पहली चीज क्या थी जो हमें गिवन थी? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें गिवन था यहाँ से। ठीक है, टाइम पीरियड, इसको पहले थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। एंड चेंज, टाइम पीरियड है 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक, करेक्ट है। अब निकालना क्या क्या है वो लिखते चलो साइड में। वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डैश लगा देते हैं। ठीक, ये 3 चीजें आपको निकालनी है, तो करो। फॉर्मूला क्या पता है आपको? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/T। तो पहले तो उसको निकालो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को निकालने के बाद आप लैम्डा निकालो। लैम्डा कैसे निकालोगे? अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अब तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लाइट वेव की बात हो रही है तो C/λ से निकल जाएगा। तो 2-3 चीजें तो मैं आपको बता देता हूँ। लैम्डा आप आराम से निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी आप आराम से निकाल लोगे। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? 1/T यानी 1/2 इंटू 10⁻⁻10, ऊपर जाके 10⁻10 हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखूंगा तो 0.5 इंटू 10⁻10 लिख सकता हूँ, या फिर 5 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज लिख सकता हूँ। जल्दी से चेक करके देखो यही आ रहा है कि नहीं, और आगे का पार्ट भी सॉल्व करो। अब आपको मुझसे पहले सॉल्व कर लेना चाहिए ये चीज़ें, तो अगर ये सब भी मुझे करवाना पड़े तो फिर फायदा क्या है? ठीक है,
नेक्स्ट वाला आपने कर तो लिया ही होगा, वैसे तो कर लिया होगा मुझे लगता है। नहीं करा तो फिर यहाँ देख लो, लैम्डा क्या होता है, सी अपॉन म्यू, सी अपॉन म्यू। ठीक है, ये म्यू थोड़ा टेढ़ा सा बन गया, पर कोई बात नहीं। 3 × 10⁸ डिवाइडेड म्यू कितना आ जाएगा आपका, 5 × 10⁹। इसको इससे कैंसल आउट कर देंगे, 10 बच गया, यहाँ 10 बच गया ना यहाँ पे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, तो 3/50 हो गया। अब 3/50 का मतलब है, 3/50 का मतलब है 0 पॉइंट लिया 30, एक और जीरो लेना पड़ेगा, 0.0 300, और 56 300, तो 0.06 मीटर आएगा। एक बार इसको भी चेक कर लो, इसको भी अच्छे से चेक करो कि ये सही है कि नहीं। आई थिंक ठीक ही आया ना लेमडा की वैल्यू, मुझे तो लगता है ठीक है, लेमडा की वैल्यू यही आएगी 3/50 करके। नेक्स्ट पूछा है वेव नंबर, और वेव नंबर क्या होता है, 1/लेमडा, 1/लेमडा, तो 1/0.06, 0.06 कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये पॉइंट ऊपर ले जाओ 100, और ये इससे कैंसल आउट होगा, 16.67 आई थिंक मीटर इनवर्स। यूनिट्स भी देख लेना, इसकी मीटर आ रही है, इसकी मीटर इनवर्स आ रही है, तो देखा आपने, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब आपको फॉर्मूलाज याद करने थे, फॉर्मूलाज लर्न आपको हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। ये थोड़ा सा मार्किंग, इसको थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं। हाँ आप ठीक है, न्यू का चलो साइन वाइन अलग है, आप स्मॉल एफ मान के भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। आप कैसे भी करो, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज में। बस वो थोड़ा सा आपको देख लेना है। ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी बोलो, सेशंस को आगे बढ़ाना है, क्योंकि देखो अभी एक ये ही सेशन नहीं है, अभी इसके बाद भी काफी सारे सेशन हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो ये तो सिर्फ एक चैप्टर है, इसके अलावा भी कई सारे चैप्टर हमारे कराने बाकी रहते हैं। और आपके भी नीट के अलावा मैं बोलूं, अभी आपका नवंबर आ गया है, तो आपके एग्जाम्स भी आने वाले होंगे 11th क्लास के, है ना। और जो क्लास 12th वाले हैं उनके जेई के, उनको जेई की तैयारी करनी है, तो सबके लिए डिफिकल्ट तो है, अभी फेस डिफिकल्ट चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा काम करना पड़ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ ये वाली चीज़, क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट ये चीज़ फील कर चुका हूँ। तो नवंबर दिसंबर ये बहुत ज़्यादा बिजी मंथ्स होते हैं, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, और फेबररी में आपके एग्जाम्स ही आ जाते हैं, बोर्ड वालों के भी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं अब फेबररी से। तो थोड़ा सा है आपके पास स्ट्रगल, थोड़ा सा आपके पास काम ज़्यादा है, बट ठीक है, कर लोगे तो देखो अपने लिए ही करोगे, मेहनत कोई भी खुद के लिए ही करता है ना, किसी और के लिए तो करता नहीं है। अब आ जाते हैं हम कुछ एनर्जी फॉर्मूलाज के ऊपर। अभी तक हमने क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस तो किए एनर्जी के कहीं ना कहीं, लेकिन अब मैं आपको थोड़े से और फॉर्मूला, वैसे मैं आपको ये सब बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको कन्वर्जन टाइप से बता देता हूँ। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला बताना हो, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और इसको हम ई इक्वल्स टू एच म्यू लिखते थे, ई इक्वल्स टू क्या लिखते थे, एच म्यू। ठीक है, ये मैंने आपको प्लांक्स कांस्टेंट थ्योरी में भी बता दिया था। कब, ई इक्वल्स टू एच म्यू मैंने वहीं बता दिया था ना आपको। अब देखो ई इक्वल्स टू एच म्यू से मैंने एच सी अपॉन लेमडा ये भी आपको बताया था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, ये मैंने आपको वहीं के वहीं डायरेक्टली बताया था, क्योंकि रिवीजन क्लासेस है तो मैं जल्दी चल रहा हूँ थोड़ा सा। एच इक्वल्स टू क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट 6.626, पर हम इसको 6.6 मान के चलते हैं, इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, ऐसे यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो ई को लिखते हैं एन एच म्यू, क्या लिखते हैं, एन एच म्यू। अब यहाँ पर आप कहोगे एच म्यू तो सुना था, एन एच म्यू मतलब, अरे एन मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स है, सपोज करो एक फोटोन की बात कर रहा हूँ तो एच म्यू, सपोज करो दो फोटोन की बात कर रहा हूँ तो क्या कर देंगे, दो 2 एच म्यू कर देंगे, तीन फोटोन की बात कर रहा हूँ तो 3 एच म्यू।
तो ये तो सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप वैसे अगर ई कैलकुलेट भी कर लोगे उसके बाद भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेन चीज इलेक्ट्रोवोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ईवी। वैसे आजकल ईवी का बहुत सारा चलन है, ईवी गाड़ियों का। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा ईवी स्कूटी एंड ईवी आपकी बाइक्स आ गई हैं, ईवी कार्स भी आ चुकी है अब तो, है ना। टेस्ला का नाम आपने सुना ही होगा। और हो सकता है आने वाले टाइम में, आज से 10 to 15 ईयर्स बैक, बैक नहीं मतलब 10 to 15 ईयर्स आफ्टर, आपको बहुत सारी ईवी गाड़ियां देखने को मिले, बहुत सारी। और हो सकता है पेट्रोल को ये सरपास कर जाए, पेट्रोल कार्स खत्म हो जाए, पेट्रोल डीजल ये सब मेरे को लगता है पीछे रह जाएगा, है ना। ये आपकी इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाले ही गाड़ियां ज्यादा रहेंगी, तो काफी अच्छा इसमें स्कोप भी है। अगर आप ईवी के सेक्टर में जाना चाहते हैं, ईवी में पढ़ना चाहते हैं, सपोज करो आप अभी आप तो डॉक्टर बनना चाहते हो नीट करके, मतलब कुछ बच्चे हैं ना जो मतलब बीएससी करेंगे या फिर बीटेक कर रहे हैं, सपोज करो उसको जेई की तैयारी कर रहा है, वो बीटेक करेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये सुनहरा अवसर है ईवी में जाना। ईवी में बहुत आगे चल के मुझे लगता है सोर्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको आयाम मिलेंगे नए नए, तो इसमें आप कुछ कर सकते हो। ठीक, तो ईवी, अपना ईवी को समझते हैं। एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब देखो सिंपल सी बात है, आप इतना सब पढ़ोगे कोई फायदा है? मैं आपको बताता हूँ ईवी को चेंज कैसे करना है जूल सेकंड में, या जूल में कैसे चेंज करेंगे, एक जूल को ईवी में कैसे चेंज करेंगे और एक जूल को ईवी में कैसे चेंज करेंगे। तो देखो 1 ईवी, ई से सिंपल समझ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, सिंपली समझ आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना ही होता है कि नहीं होता? और यहाँ पर भी तो आप, हमने जो पढ़ा है यही कहा है ना, एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू आ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है 1 वोल्ट, यानी वी की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से जैसी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसी मैं इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो एनर्जी फॉर्म में आ जाएगा, जूल की फॉर्म में। तो ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि V1 है और चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यानी कि अगर मुझे जूल में दिया है, अगर 1 जूल को मुझे ईवी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, तो मुझे करना होगा उल्टा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तब मुझे ऐसे कुछ करना पड़ेगा, तब मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। ठीक है, ईवी से कैसे आपको जूल में कन्वर्ट करना है और जूल को कैसे ईवी में, ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चंस देख ले, एक क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ो। कैलकुलेट द एनर्जी इन ईवी रिक्वायर्ड टू आयनाइज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो मुझे एनर्जी निकालनी है ना ईवी की, ईवी में निकालनी है, ये याद रखना है। एनर्जी निकालनी है इंपॉर्टेंट नहीं है, ईवी में निकालनी है ये इंपॉर्टेंट है। और निकालनी किसके लिए है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं आपको बता दूं, अभी आपने बोर्स रेडियस और बोर्स मॉडल नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको सिंपल चीज मैं आपको बताऊं तो हाइड्रोजन की आप याद रख सकते हो, एनर्जी होती है ईवी में 13.6। कितनी होती है 13.6, ये याद करके चलो। फॉर्मूला आता है ना 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, उसके लिए जेड भी 1 और एन ग्राउंड स्टेट पे एन इक्वल्स टू 1, तो 13.6 आ जाता है। ये आपको मैं आगे अभी करवाने वाला हूँ, अभी फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हो 13.6 होता है। अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम के लिए कैसे निकालूंगा, आपको पता है 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻³ एटम्स, यही होता है ना। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर मोल को एटम्स में चेंज करना है, तो यहाँ पर हमको वही चीज करनी है, क्या करना है, यही करना है। तो जो टोटल एनर्जी आएगी आपकी, ये ईवी में ही है वैसे, मैं आपको बताऊं 13.6 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.0
23 इंटू 10⁻23। और क्यों कर रहे हैं ये आपको मैं बता दूं। पहले तो हमें एक हाइड्रोजन के लिए कितनी एनर्जी होती है ये पता थी, 13.6 ईवी थी। लेकिन मुझे तो एक मोल के लिए निकालनी है, मुझे तो एक मोल के लिए निकालनी है, एटम के लिए थी। तो एक मोल के लिए कितने एटम लेने पड़ेंगे, इतने एटम लेने पड़ेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। तो यानी कि जो मेरी एनर्जी होगी उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो मेरी एनर्जी होगी उससे मल्टीप्लाई कर दो, यही तो होगा ना। सिंपल सी बात है। अभी मैंने बता नहीं रहा था, इक्वल्स टू एन एच बी इक्वल्स टू एन एच म्यू। एन एच म्यू क्यों लेते थे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखते थे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा है ना ऐसा ही, हम नंबर ऑफ एटम्स देख रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था तब भी कि आप पहले एनर्जी निकाल लेना और फिर बाद में जो नंबर्स होंगे उसको देख के उस पर मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। हमने पहले क्या करा, एनर्जी हमें पता चल गई, ये याद भी रख सकते हो हाइड्रोजन के लिए। नहीं तो आप आगे बोर्स मॉडल पढ़ोगे तो उसमें आपको मैं आप समझा दूंगा पूरा का पूरा। अब देखो, जैसे ही आपने ये रखा 13.6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ एटम्स रखे 6.023 इंटू 10⁻23, तो आपका सॉल्व होके आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये ईवी में ही आएगा क्योंकि इसको मैंने ईवी में रखा है, और ये तो एटम था ही। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13.6 इंटू 6 कितना आता है, लगभग 82, लगभग 82 आएगा। और यहाँ से एक पॉइंट और ले लूं तो ये 8.2 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। क्योंकि देखो 14 6 84 होता है, 13.6 लेने हैं तो थोड़ा कम कर दो, तो ये आ जाएगा मेरा 8.2 इंटू 10⁻24 ईवी। एक बार इसको और चेक करो अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से इसको समझना है। एक और बार बताऊं, ठीक है। देखो, एनर्जी पूछी थी मुझसे, ठीक है, ईवी के अंदर, किसके लिए, एक मोल हाइड्रोजन को आयनाइज करने के लिए। अब एक मोल हाइड्रोजन के लिए एनर्जी क्या होती है, देखो यहां से देखो, इक्वल्स टू होता है आपका 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, एन मेरे को ग्राउंड स्टेट पे 1 लेना है, और जेड क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का, अरे ये तो पता होगा, एटॉमिक नंबर तो 1 होता है ना। तो बस इसको 1 लो और इसको 1 लो, कितना आ जाएगा, 13.6 ही आ जाएगा, 13.6 ही आ जाएगा। सॉल्व करके भी, अच्छे से सॉल्व करके देखो ना, तुम गलत कर रहे होगे फिर। हाँ चेक करो एक बार, ठीक है ना। फिर इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स पता थे, वो नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे मोल से। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, बस उससे मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी सबका ठीक आ रहा है ना, बाकी सब भी चेक करो। हाँ ठीक है ना, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है तुमको। हम्म। चलो ठीक है, सही हो गया। तो ये था हमारा ईवी कैलकुलेशन, मतलब ईवी के अंदर कैसे कैलकुलेशन करना है। तो हमें सिंपल है, किसी भी अगर वैल्यू को मुझे ईवी में कन्वर्ट करना है, अभी इसमें कन्वर्जन नहीं दिखा ना, कन्वर्जन अब इसी को मुझे जूल में करना होता है। सपोज करो मैं यहाँ क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, चेंज इट इन जूल, चेंज इट इन जूल। ये मैंने अपनी पास से बनाया है। अगर मुझे इसे जूल में करना होता तो कैसे करता, ये ईवी में है, इसको जूल में करने के लिए 8.2 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻−19, इससे मैं डिवाइड कर देता। बस मेरा आंसर आया था, वो कैलकुलेट आप कर लो कितना आता। और भी हमने क्वेश्चन किए थे ना एनर्जी के, उनको करते हैं कन्वर्ट। जैसे यहाँ पर था मेरा, ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट वाला जो क्वेश्चन हमने किया था स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे मेरी एनर्जी इतनी आ रही थी। अब इसको मुझे ईवी में चेंज करना है तो कैसे करूंगा, सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड कर दूंगा अगर मैं 1.6 इंटू 10⁻−19 से, तो ये ईवी में आ जाएगा। ये इससे कटा, कितना आया, 10⁻−1 ऊपर आ जाएगा, और 4.4 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना होता है, 2 पॉइंट, हाँ बताओ, 1.6 इंटू 3 4.8 होता है, 1.6 इंटू 3 4.8।
8 होता है तो 2.7 कुछ आएगा इंटू 10 की पावर, ये आ गया ऊपर -1, क्योंकि 10 की पावर -18 नीचे था अपॉन 10 की पावर -19 था। तो ये कितना आ गया, 10 की पावर -1 ऊपर था तो ये 10 आएगा ना, 10 की पावर +1 आएगा ऊपर। हाँ, क्योंकि 10 की पावर -1 नीचे रह गया तो एक ऊपर आ जाएगा। हम्म, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये 27 ईवी आ जाएगा कुछ, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स में, अप्रोक्सीमेटली आपका 2.7 27 ईवी कुछ आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से 10 ऊपर आते 44, 1.6 44 डिवाइडेड बाय 1.6 तो इतना ही आता लगभग लगभग। इस टाइप से आप किसी का भी कन्वर्जन कर सकते हो, 27-28 ईवी के अप्रोक्स में आपका आ जाता। और कोई सा है ई का, ये वाला नहीं था। नहीं, बाकी सब में आई थिंक नहीं है इतना ज्यादा। अब लास्ट टॉपिक ले लेते हैं। अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या क्या एक्सप्लेन कर पाया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने अच्छे से देखा और समझा कि कैसे करते हैं। और मेन मैंने आपको बताया ना कि इसमें से मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही हमेशा क्वेश्चंस आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी और ऐसा क्यों। जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया ना आज ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, कि मतलब कोई भी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, वो रेडिएशन एमिट करता है, वो रेडिएशन एमिट करता है। और जो बॉडी हर टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब या एमिट कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और जो ब्लैक बॉडी है उससे रेडिएशन निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज हमारे पास शायद उतना टाइम नहीं हो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट हम कल करेंगे, बहुत इजी है, मेटल सरफेस के ऊपर हम। चलो मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा ना। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर, इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया इन दोनों की तरह। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं बता पाए। और कल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी स्टार्ट करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमारी कल के जो पार्ट है उसमें होने वाली है, तो वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, लेक्चर नंबर 3। अब जैसे जैसे इसके पार्ट बढ़ते रहेंगे ना, आपके लिए ज्यादातर जो है चीजें आसान होती रहेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे। और न्यूमेरिकल्स ही इसमें से मेनली मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं आपको बताऊं इस चैप्टर में से। ये बड़ा चैप्टर है और डिफिकल्ट इसीलिए लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं। थ्योरी तो कोई भी याद कर लेता है, थ्योरी याद करना, थ्योरी तो आप बुक में से भी पढ़ लोगे। थ्योरी पढ़ने के लिए आपके पास वेरियस, मैं कहूंगा कम से कम 100-150 तरीके हैं आपके पास थ्योरी पढ़ने के लिए, और भी काफी सारे वीडियो लेक्चर्स हैं। तो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है कि आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। अभी आप देखोगे इस वीडियो में हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स किए, तो ये न्यूमेरिकल्स जो हमने किए हैं यही तो मेन है। क्वेश्चंस करना ही डिफिकल्ट होता है, क्वेश्चंस को समझना डिफिकल्ट नहीं होता कभी भी। क्वेश्चन कैसे होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला इस पर परफेक्टली लगेगा और ये सॉल्व हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज को आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले एक बार थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने आज किया है। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की ईएम वेव से। ईएम वेव्स को हमने समझा क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स देखी, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है ईएम वेव्स की, ये मैंने आपको बता दिया था। इसमें आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी है। पहली, कि इसको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। दूसरा, ये ऑस्किलेशन जो करेगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, ईएफ और एमएफ के। और दूसरा, इसको प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। तीसरा आपका आता है स्पीड वाला। हाँ, स्पीड वाला ये होता है कि ये ट्रेवल करता है स्पेस में सेम स्पीड से जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है, यानी कि
3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमने समझे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। मैंने पहले भी बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, ये जो 6-7 चीजें हैं ना, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। जिसने वेवलेंथ समझ लिया, जिसने फ्रीक्वेंसी समझ ली, जिसने वेलोसिटी समझ ली, जिसने टाइम पीरियड समझ लिया, जिसने वेव नंबर समझ लिया, एम्पलीट्यूड समझ लिया, उसका काम तो लगभग लगभग अपने आप ही आसान हो गया। क्यों? उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। अब उसको पता है कि यार ठीक है, ये 2-3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। उसको पता है कि इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो वही करेगा। यहाँ आप देख सकते हो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना है 1/t। या फिर और भी क्या फॉर्मूले, अब तो मैं सारे बता चुका हूँ, तो आप लिख सकते हो। c/λ भी होता है। वेवलेंथ का यहाँ से अगर आप देखोगे लैम्डा के लिए, तो c/μ कर दो उल्टा इसका। और क्या हो सकता है, h/mv भी होता है। h/mv भी होता है। और क्या होता है, इक्वल्स टू एच म्यू, उससे भी निकाल सकते हो। इक्वल्स टू एच म्यू सॉल्व करके, लेकिन उससे तो फिर वो hc/λ, तो वो वाला फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। इक्वल्स टू hc/λ से भी निकाल सकते हो ना। तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, hc/e। तो यहाँ से भी आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो लैम्डा के लिए काफी सारे फॉर्मूलाज हैं वेवलेंथ के लिए। वेलोसिटी मैंने आपको समझा दिया था, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। क्वेश्चंस हमने देखे थे, क्वेश्चंस को तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपने साथ के साथ करते चले। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था, टाइम पीरियड निकालने का तरीका भी आपको बताया। 1/f और एक 2π/ω से भी आप करते हो। वो वाला पार्ट मैं आपको जब एम्पलीट्यूड वगैरह और अच्छे से करवाऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा। और ये वाला पार्ट आपका ज्यादातर आता है फिजिक्स में। वेव नंबर आपने देख लिया था। वेव नंबर 1/λ, इसको तो आप निकालना सीख ही गए। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको 1/λ बोलते हैं। ठीक है। एम्पलीट्यूड मैंने आपको बता दिया था, हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द थ्रो। ब्लैक बॉडी मैंने आपको 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी मैंने आपको बता दिया था, इक्वल्स टू एच म्यू और इक्वल्स टू hc/λ। ये दो फॉर्मूले याद कर लो, मेन यही है इसमें प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मेन मेन फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ये वाला बहुत अच्छा था न्यूमेरिकल, ये जो हमने सॉल्व किया था, ये सब आपको देखते चलने हैं। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, ये नहीं कि मैं करवाऊंगा तो ही आप करोगे, खुद से भी करते चलो। ये फॉर्मूलाज आप देख लो। ईवी मैंने आपको चेंज कैसे करना है बता दिया था ना। अगर मेरे को ईवी को जूल में चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे जूल से ईवी में चेंज करना है तो क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, सेम आपने ये भी देख लिया होगा। और ये लास्ट में वो क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका, इस पे हमने बात की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले पार्ट पे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स विद टेम्परेचर और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसमें से ये हमने पढ़ लिया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कल करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी हम कल की वीडियो में करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये सारे के सारे चैप्टर्स या सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट होता है, लगभग घंटे भर का ये सेशन था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल पे ही ज़्यादा फोकस करना है कभी भी। ठीक है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ कि थ्योरी याद किए बिना नहीं काम चलेगा, लेकिन थ्योरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चंस आपके जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर, पिछले आप नीट के प्रीवियस ईयर PYQs करके देख लो, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल से आते हैं, सबसे ज़्यादा। और ये चैप्टर में से न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आपके हो सकता है नीट के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाए फॉर्मूला बेस्ड।
अभी मैंने आपको ये करा दिया, अभी मैं और आपको एनर्जी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, बोर्स मॉडल में आपको करवाने वाला हूँ, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, वहां आपको सबसे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी आप एजुकेशनल वीडियो देखो तो कॉपी और पेन लेकर बैठो। ऐसा मैं इसीलिए कहता हूँ ना, क्योंकि आपके भले के लिए, मैं आपके भले के लिए सोच रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।